हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 20 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, जो डेट होती है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि ना, हर पर्टिकुलर डेट के साथ कोई ना कोई चीज़ लिंक्ड होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी अराउंड 4 दिन बाद 24 अप्रैल आएगी, ठीक है? तो एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आज से 30 साल पहले यानी कि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? देखो, उस टाइम पर जो हमारा पंचायती राज सिस्टम था, वो आया था ना। आप जानते हो 73rd अमेंडमेंट जो हमने किया, 74th अमेंडमेंट भी किया। तो 73rd अमेंडमेंट कहीं ना कहीं 1992 में हमें देखने को मिला। एंड उसके बाद अलग अलग जो हमारी स्टेट असेंबलीज थी, उन्होंने इसको अप्रूव किया। फिर बाद में 24 अप्रैल 1993 को ये जो एक्ट था, वो इफेक्टिव बन गया। इसी वजह से इस दिन को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल पंचायती राज डे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा है कैसे पंचायती राज ने क्या क्या रोल प्ले किया है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव्स काफी बार एडिटोरियल डिस्कशंस के अंदर मैंने भी और सुमित सर ने भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। राइट, इन अ सिमिलर वे अगर आप नोटिस कीजिए, जैसे 24 अप्रैल की मैंने स्टोरी बताई, उसी तरह से 21 अप्रैल यानी कि कल की भी एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है सर 21 अप्रैल की? देखो, 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। ठीक है, आप लोग भी सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो 21 अप्रैल यानी कि कल को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों करते हैं हम? देखो, 1947 में जब देश हमारा आजाद होने वाला था, तब की बात है। 21 अप्रैल 1947 को क्या हुआ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है ना, होम मिनिस्टर हमारे रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने उस टाइम के जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है ना, उनके जो ट्रेनिंग स्कूल में गए, ठीक है, जो मेटकाफ हाउस दिल्ली में था उस टाइम। तो वहां पर जाके उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी। और ये स्पीच बहुत ही, एक तरह की बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीच थी, राइट। एंड साथ ही साथ इन्होंने ना यहाँ पे जो हमारे सिविल सर्वेंट्स थे, उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कह के बुलाया। ठीक है, आप लोग भी कई बार अपने एथिक्स के आंसर में इसको यूज करते होंगे। ठीक है, तो इनको रेफर किया गया सिविल सर्वेंट्स को। अब यही जो पर्टिकुलर डे था 21 अप्रैल 1947 का, अब इसी पर्टिकुलर डे को हमने 2006 के बाद, ठीक है, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि नहीं, इस दिन को हम अब नेशनल सिविल सर्विसेज डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। आई बात समझ में? तो आप लोग भी सभी सिविल सर्वेंट बनने के लिए एस्पायर कर रहे हो, तो डेफिनेटली कल का दिन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बात को हमारी टीम भी समझती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि कल यानी कि 21 अप्रैल 2023 को 3:30 PM पे हमारी टीम की तरफ से एक्चुअल में एक सेशन है, ठीक है। टीम बेसिकली, जो बेसिकली मैं कहने का बात कर रहा हूँ कि जो आईएएस सोनल गोयल मैम है, उनकी तरफ से सेशन है, ठीक है, कंडक्ट हमारी टीम की तरफ से करवाया जा रहा है। यहाँ पर देखो, मैम बहुत अच्छे इंसाइट्स देंगे अपनी कि किस तरह से आप यूपीएससी को हैंडल कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, पीडब्ल्यू ओनली एस 2/11 नियर मेट्रो पिलर नंबर 193 पटेल नगर मेट्रो, यहाँ पर आके इस सेशन को अटेंड कीजिए। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजीज एंड साथ ही साथ सिविल सर्विस का क्या रोल है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैम यहाँ पे बताने वाली हैं। एंड साथ में ही हम सिविल सर्विसेज डे को भी यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, राइट। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये आज की द हिंदू देख सकते हो। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया की पॉपुलेशन मिड 2023 यानी कि इस साल के अंतर्गत ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना से आगे बढ़ जाएगी, ऐसा यूएन ने बोला है। देखो, ये थोड़ा डेटा हमें पता होना चाहिए हमारे प्लेन्स पर्सपेक्टिव से, बट अदरवाइज मेंस पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि GS1 में एक पॉपुलेशन करके हमारा टॉपिक भी है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में बहुत सारे एडिटोरियल्स आएंगे। आई एम वेरी श्योर वहाँ पर डिटेल में डिस्कस हो जाएगा क्या इंडिया को पॉपुलेशन पॉलिसी चाहिए, किस तरह से हमारा जो फर्टिलिटी रेट है थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का फर्टिलिटी रेट अब 2 के आसपास पहुंच गया है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से अब नीचे है। तो ग्रोथ तो नीचे आई है, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है ना। तो ये चीजें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। देखो, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था वोरुक रीजन के रिगार्डिंग। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं इस रीजन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये इंडिया से संबंधित नहीं है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हो ना, ये दो कंट्रीज के बीच का डिस्प्यूट है, दैट इज तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बहुत बार इनके बीच में झगड़ा होता रहता है। ठीक है, एट द सेम टाइम बाद में फिर सीज फायर भी हो जाते हैं कुछ कंट्रीज के बेसिस के ऊपर। ठीक है, दरअसल में दिक्कत एनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स की है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अक्सर उनकी डेथ हो जाती है। देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि वोरिक रीजन न्यूज़ में था, तो कौन सी कंट्रीज के रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था। तो वो आपको पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा हम डिटेल में यहाँ पे जाएंगे नहीं। ठीक है, बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है क्या चीज़ कितनी रेलिवेंट है।
अब कल के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ तिगड़े रीजन, ठीक है ना, ये काफी न्यूज में ये भी रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी लोकेशन इसकी चेक करना कहाँ पर है, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मैनग्रोव पितास। अब देखने में लग रहा है कि शायद सर प्लांट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो मैनग्रोव्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं किसकी, ये बर्ड्स की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है ना, ये बर्ड्स जो है वो मैनग्रोव्स में देखे जाते हैं अक्सर। आई बात समझ में, वहां से इनका एक तरह से नाम आया है मैनग्रोव पिटास। अब हुआ क्या है ना, रिसेंटली ओडिशा के अंदर हमने इनका सेंसस हुआ है पहली बार, जहां देखा गया कितना 179 हमें ये बर्ड्स देखने को मिले हैं। अब बर्ड्स के बारे में, इनके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैनग्रोव्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो पाम ट्रीज है, पाम फॉरेस्ट है, वहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही इनको आप देख सकते हो ईस्टर्न इंडिया के कुछ पॉकेट्स के अंदर, जैसे ओडिशा का भितरकनिका हो गया, वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस हो गया, तो पूरा वो वाला रीजन हो गया, ठीक है ना, जो आप ईस्टर्न इंडिया की बात आप देख सकते हो। साथ में इसका अगर आप एरियाज देखो तो बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड के अंतर्गत आपको ये पर्टिकुलर बर्ड देखने को मिल जाएगी। ये स्पीशीज हैं किसकी, पैसेराइन बर्ड फैमिली पिथिदाई, वहां से ये नाम आया पितास, राइट। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको नियर थ्रेटन देखने को मिल जाएगा, और काफी थ्रेट्स हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे इनका हैबिटेट लॉस डिस्ट्रक्शन जैसे जैसे हो रहा है, अकॉर्डिंगली इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया मैंग्रोव पितास के बारे में। दूसरा हमारा टॉपिक है इप्सा फोरम। इप्सा में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसी अक्सर ना, अभी रिसेंटली एक बात आई थी कि यहाँ पर इनका जो फोकस है, डिप्लोमेटिक फोकस, इसको काफी ज्यादा इंक्रीज करने की यहाँ पे बात हुई है इप्सा की, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की। तो हुआ क्या था, 2003 में इस ग्रुप का फॉर्म किया गया था, ठीक है, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के अंतर्गत, राइट। फिर 2004 में बेसिकली इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग इसकी 2003 में हुई थी, बट एज इन एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें ना, क्रिएशन इसकी 2003 में थी, एस्टेब्लिशमेंट एक तरह से कंप्लीट फॉर्म में 2004 में हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ काम क्या है, देखो काम है, आप नोटिस करो, यहाँ पे आपको एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका से कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। एशिया से इंडिया हो गया, साउथ अमेरिका से ब्राजील हो गया, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, तो तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में कैसे हम ग्लोबल इश्यूज को रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हम कैसे कॉपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप देखो कितने डाइवर्स हैं। अब इंडिया की बात कर लीजिए, साउथ अमेरिका की एज इन ब्राजील की बात कर लीजिए, साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए, कितने मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशनल यहाँ पे डेमोक्रेसीज हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इनके भी हम बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे बात है। यहाँ पर एक इप्सा फंड है, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश हुआ था 2004 में, ठीक है, जो बात करता है कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हमें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना है, और इसको मैनेज किया जाता है यूएनओएसएससी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, ठीक है ना। ये तीनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा हमारे लिए इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इप्सा MAR करके याद रखना है। दरअसल में बात कुछ नहीं, MAR का मतलब क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है इनके बीच में जो कि किस तरह से हम एक इम्पॉर्टेंट जो डिफेंस कॉपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ 2020 का, मैंने एक बार पहले पूछा था कि G20 के इनके रिगार्डिंग कौन कौन से मेंबर्स हैं। जस्ट एक तरह से रिवीजन की फॉर्म में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना कि क्या ठीक है इनमें से और क्या गलत है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। प्रधानमंत्री जी अब क्या करेंगे, ये पहली बार जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हो रहा है ना न्यू दिल्ली के अंतर्गत, इसको इनॉग्रेट करेंगे 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को ये हो रहा है। अब इसको कंडक्ट किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साथ साथ IBC, दैट इज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो जैसे आप गांधी जी के बारे में जानते हो सभी के सभी, ठीक है ना। देखो गांधी जी के बहुत सारे आइडियाज रहे हैं, जैसे स्वच्छता का उन्होंने बात करी स्वदेशी स्वदेशी की, ठीक है ना। इसी तरह से उन्होंने नॉन वायलेंस की बात करी, ट्रुथ की बात करी, इस तरह के उनके बहुत सारे आइडियाज थे, ठीक है। अब बहुत सारे इन आइडियाज को ना हम यूज करते क्या कर सकते हैं, हम कहीं ना कहीं मॉडर्न प्रॉब्लम्स का ना सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल, और हमने निकाले भी हैं इनफैक्ट, ठीक है। जो हमारा कहीं ना कहीं ये जो ठीक है ना, स्वच्छ भारत अभियान है, वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी के विजन से ही इंस्पायर्ड है। उसी तरह से अगर आप नोटिस करो तो जो महात्मा बुद्ध है, ठीक है ना, तो महात्मा बुद्ध की भी तो कितनी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स रही हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। आप सभी ने उनके बुद्धिज्म के बारे में अपने आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में पढ़ा भी है। तो बुद्धिज्म की भी बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं। अब हम भी यही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के टाइम पे ना बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज एक इशू है, पॉवर्टी एक इशू है, कॉन्फ्लिक्ट कितना देखने को मिलता है कंट्रीज के बीच में, और बुद्धिज्म ने तो प्रमोट भी किया है कि एक तरह से हमें हमें वायलेंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं, कहीं ना कहीं हम इनको यूज करते हुए हम ये जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं,
इनका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये पर्टिकुलर समिट हमें देखने को मिल गया। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे इसकी आप थीम देखिए, रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, ये यहाँ पे बात करी गई है। यहाँ पर नियरली 170 कंट्रीज के हमें डेलीगेट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैक्सिको, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, जापान, और साथ साथ 150 इंडिया से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम बात करें आईबीसी की, जिसने कंडक्ट करवाया ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ साथ आईबीसी, तो आईबीसी क्या है? आईबीसी का फॉर्मेशन हुआ था 2013 के अंतर्गत। एक तरह की इंटरनेशनल बुद्धिस्ट अम्ब्रेला बॉडी है जो कि कॉमन प्लेटफॉर्म की तरफ अकर करती है फॉर ऑल द बुद्धिस्ट वर्ल्ड वाइड। इसके आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे कहाँ? न्यू दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं, दैट इज सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आईआईटी मद्रास के द्वारा एक नई रिसर्च करी गई है, जिसके बेस पे उन्होंने बताया है कि हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, ताकि जो डिप्लीटिंग ऑयल एंड गैस रिजर्व जो एक तरह से खत्म हो रहे हैं, उनसे ऑयल फ्लश आउट करने के लिए। देखो पहले तो आपको मेजरली समझना ये है कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का मीनिंग क्या है। देखो, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम ना कार्बन डाइऑक्साइड के अलग अलग फेज देख सकते हैं, कि अगर उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर लाया गया तो वो सॉलिड भी बन सकता है। ठीक है, सॉलिड CO2 आप जानते होंगे, उस तरह से लिक्विड CO2 तो डेफिनेटली जानते होंगे। एक गैस भी होती है, ठीक है, गैस CO2, वो भी आपको पता है। अब यहाँ पर ना कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे मान लो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, और क्रिटिकल प्रेशर 73 एटमॉस्फेरिक यूनिट से ज़्यादा है। अब ऐसे सिचुएशन में पता क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं बीच में होती हैं, गैस एंड लिक्विड। ठीक है, जब आप कहीं ना कहीं इस क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गए ना, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों की तरह थोड़ी होती हैं, बेसिकली मिडवे होती हैं बिटवीन अ लिक्विड एंड अ गैस। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर जाओगे तो आपको सुपर क्रिटिकल देखने को मिल जाएगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है हम उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? एक तो हो सकता है हम कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर यूज किया जा सकता है। आप जानते हो ना, कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज वगैरह के जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना, जिसके वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हम बात कर लेंगे इस पर्टिकुलर स्टेट की, जहां पर दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी मदद मिलेगी। उसके साथ में अगर आप नोटिस करो, जो हमारा ऑयल का विस्कोसिटी होती है, बेसिकली ऑयल काफी गाढ़ा होता है कई बार, उसकी गाढ़ेपन को हम कम कर सकते हैं यूजिंग सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। और कहीं ना कहीं हमने उसके गाढ़ेपन को कम कर दिया, तो उसको रिकवरी करना उसका आसान हो जाता है। आई बात समझ में? इन सीटू का मतलब उसी प्लेस पे जो ओरिजिनल प्लेस होती है वहीं पर हम इस चीज को कर सकते हैं, एंड उससे ऑयल रिकवरी थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में अगर इसकी मेथड की बात करें ना, तो देखो मेथड का नाम आप ध्यान में रख लीजिए, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना इसके रिगार्डिंग, पीएचडी नहीं करनी इसकी। सरफेक्टेंट ऑल्टरनेटिंग गैस इंजेक्शन अप्रोच, SAG इंजेक्शन अप्रोच। होता क्या है इसके अंतर्गत ना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रेजरवायर, जैसे मैंने बताया ना कि ऑयल रेजरवायर के अंतर्गत उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जहां पर वो सुपर क्रिटिकल बन जाती है। ठीक है, हमने देखा ना कैसे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। साथ में यहाँ पर एक सर्फेक्टेंट हो गया या फिर पानी का यहाँ पे डाला जाता है, एंड अकॉर्डिंगली उसके बेसिस के ऊपर हम वहां पे ऑयल रिकवरी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं। राइट, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज गैर लैशरामी। ठीक है, दरअसल में हुआ क्या है ना, ये एक फिश की टाइप है। ठीक है, कहाँ पर सर फिश पाई गई है? ये पाई गई है एक बहुत ही रेयर फ्रेश वाटर फिश, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक है ना। अब इसका नाम सर ये क्यों रखा? देखो, ये नाम रखा है हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर लाइशराम कौशिगन, जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत हैं। इनका एक तरह से ऑनर देने के लिए इसका नाम इनके नाम के ऊपर रखा गया। ये बात समझ में, गैर लैशरामी, तो ये नाम ध्यान में रखो आप कहीं ना कहीं। ये रेयर फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज है, जो कि कोलाब रिवर के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है। और जो लोकल लोग हैं यहाँ के उड़ीसा के, ठीक है ना, वो इस पर्टिकुलर जो फिश है इसको खाते भी हैं। ठीक है, जनरली ये जो फिश है वो रॉक्स के अंदर हो गया, स्टोन्स के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी कहाँ देखने को मिली है? कोलाब रिवर के अंतर्गत। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, उड़ीसा रिवर, उड़ीसा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। इसका सोर्स है सिनकरन हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, और ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। तो ये बात आप डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा कि कौन सी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। राइट, तो इजी था, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ब्लास्टोमाइकोसिस। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि कम से कम 1% की डेथ हुई है, एंड अराउंड 100 के अराउंड कहीं ना कहीं उनको ब्लास्टोमाइकोसिस है यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत। तो हमें समझना होगा, देखो पहली बात तो समझो ये फंगस से होती है। ठीक है, कल को आपको लिखेगी वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये फंगस से होती है। ठीक है, कौन से जीनस का? ब्लास्टोमाइकिस।
ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, मॉइस्ट सॉइल के अंतर्गत हो गया, ठीक है, जो वुड एंड लीव जो डिकम्पोज करते हैं, यूएस के अंदर की ये बात कर रहा हूँ, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ना आपको माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स देखने को मिलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर स्पोर्स क्या होते हैं। देखो स्पोर्स भी एक तरह के ना सिंगल सेल्ड एंटिटीज होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो जानते होंगे इसको, जो कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी इस तरह से इनको रिलीज करता है, एल्गी वगैरह भी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें फंगस की, तो फंगस के थ्रू ये जो सिंगल सेल्ड एंटिटीज रिलीज करी जाती हैं वो एयर में डिस्पर्स हो जाती हैं, फिर आराम से ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इन कहीं ना कहीं सिंगल सेल्ड एंटिटीज को अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमारे हमारे अंदर भी ब्लास्टोमाइकोसिस हो सकता है। एक बात और ध्यान में रखना, ये एनिमल्स और लोगों के अंतर्गत नहीं फैलता, इट इज नॉट कंटेजियस, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि यूपीएससी के स्टेटमेंट जनरली इसी तरह से होते हैं कि ये फैल सकती है नहीं फैल सकती, ये चीजें आपको बतानी चाहिए। पर जो सिम्टम्स की बात है ना, सिम्टम्स हमारे अंदर भी वही होते हैं और एनिमल्स के अंतर्गत भी हमें वही सिम्टम्स ही सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फीवर हो गया, आपका कफ हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, मसल के अंदर पेन हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। एक बहुत ही एक फेमस एंटी फंगल मेडिसिन है इट्राकोनाजोल, ठीक है। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, जो कि इसको यूज करी जाती है इस पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करने के अंतर्गत। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें आज देखने थे, ठीक है ना। इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था ज्योग्राफी का, इसको एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, इंडियन कोल के करेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं, तो इसको समझो जरा। देखो एक्चुअल में है क्या ना कि कोल की जब मैं बात करता हूँ, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसके पास पावर होती बेसिकली वो देखती है कि कैसे कोल रिजर्व्स को इंडिया के अंतर्गत मैनेज करना है। अब कोल का ना सिनेरियो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है, इंडिया के पास ना अच्छे खासे कोल रिजर्व्स हैं, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि इंडिया जो अराउंड 5th नंबर पे आता है कहीं ना कहीं कोल रिजर्व्स के मामले में, और साथ में ही इंडिया कोल को काफी अच्छा खासा प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बट एक चीज नोटिस करो, इंडिया इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द कोल। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना कि इंडिया इंडिया में रिजर्व्स भी हैं अच्छे खासे, इंडिया प्रोडक्शन भी अच्छी खासी करता है, पर इंडिया को काफी सारा कोल इंपोर्ट भी करना पड़ता है। आई बात समझ में। ये कुछ फैक्ट्स है, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए। देखो जब मैं बात करता हूँ ना कोल की, तो कोल जनरली दो तरह से देखने को मिलता है। एक होता है आपका कोकिंग कोल, और दूसरा आप इसको नॉन कोकिंग कोल बोल सकते हो या थर्मल कोल बोल सकते हो। जब बात करते हैं कोकिंग कोल की, ये जनरली हम बात करते हैं जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत यूज किया जाता है उसके अंदर बनाने के लिए, ठीक है ना। और जनरली जो बाकी है, ठीक है, थर्मल वगैरह का कोल हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज हो जाता है आपका, ठीक है, पावर जनरेशन के लिए यूज हो गया। तो ये थोड़ा जो कोकिंग कोल है ना इधर वाला, तो ये थोड़ा हाई क्वालिटी का कोल मानते हैं इसको जनरली हम, ठीक है ना। इसके मतलब इसको इसके थ्रू हम हाई क्वालिटी कोल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में जनरली जो कोल की बात हम करते हैं, जो ज्यादातर कोल मिलता है इंडिया में, वो थर्मल कैटेगरी का होता है या फिर जो नॉन कोकिंग कोल कैटेगरी का होता है, ठीक है। कोकिंग कोल मिलता है बट बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। जनरली कौन सा मिलता है, थर्मल कोल जो होता है या नॉन कोकिंग कोल हमें देखने को मिलता है। अब ये जो नॉन कोकिंग कोल है इंडिया वाला, इसका क्या होता है, इसमें आपको लो सल्फर कंटेंट और हाई ऐश कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है, देखो अगर हम बात करें ना ओवरऑल दुनिया की, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत जो जनरली जो कोल मिलता है उसका अगर हम एवरेज निकालें, कहीं ना कहीं उसका ऐश कंटेंट होता है नियरली 15%। पर इंडिया के केस में जो कोल मिलता है उसका ऐश कंटेंट नियरली 40% के आसपास होता है, कहीं जगह आपको 45 भी देखने को मिल जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब कि एज कम्पेयर टू एवरेज ऑफ द वर्ल्ड हमारा ऐश कंटेंट काफी ज्यादा होता है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है लो सल्फर कंटेंट, तो ये बात भी दरअसल में ठीक है ना। अबाउट नियरली 0.5% हमें सल्फर कंटेंट देखने को मिलता है, तो सल्फर कंटेंट भी इंडियन कोल में कम देखने को मिलता है। तीसरी चीज है लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। तो क्या सर ये बात भी ठीक है कि हमारा जो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है वो कम होता है, देखो नहीं, ये बात गलत है। हमारा जो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है वो हाई होता है अराउंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए थी। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल के बीच में जो फर्क बताया वो भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। इंडिया में कौन सा मिलता है, कैसे उसको यूज करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको ओवरऑल इस सेक्टर की बता दी है, राइट। अब आज के लेक्चर के बेस के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसके अलावा भी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया ना, एक जो G20 वाला क्वेश्चन दिया है एंड टिग्रे रीजन वाला जो क्वेश्चन दिया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट।
कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला बात कर रहा है प्रलय मिसाइल के रिगार्डिंग। क्या ये सरफेस टू एयर मिसाइल है? नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है। ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है ना। तो ये बात हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। हमने इसका देखा भी था कि किस तरह से ना इसको मिड एयर भी इसका पाथ चेंज किया जा सकता है। तो काफी ये बहुत ही एडवांस मिसाइल हमें देखने को मिल जाएगी। दूसरा है बनवापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगी? आंसर इज फॉल्स, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जो छत्तीसगढ़ है ना, वहां पर आपको ये पर्टिकुलर सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। हमने कल डिस्कस भी किया था कि किस तरह से जो वाइल्ड बेफेलोज हैं उनको हम ट्रांसलोकेट यहाँ पे किया गया है फ्रॉम असम टू दिस पर्टिकुलर सेंचुरी। तीसरा स्टेटमेंट सीजीएचएस स्कीम के रिगार्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। क्या ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, पेंशनर्स, डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए हेल्थ केयर स्कीम है? बिल्कुल ट्रू है। चौथा स्टेटमेंट सूडान। क्या ये नॉर्थ के साइड मेडिटेरियन सी से बाउंड है? नहीं, बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी के साथ इसकी बाउंड्री टच नहीं होती। तो कौन सी कंट्री थी सर इसके नॉर्थ में? नॉर्थ में इसके आपको इजिप्ट देखने को मिल जाएगा। कल का मैप चेक करना, वहां मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। पांचवा, परंतका वन। क्या चोला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? बिल्कुल ट्रू है। कल हमने इसके उत्तर में रूट इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, एंड वहां पर इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा, पूरी डिटेल में समझा था कि कैसे चोला डायनेस्टी हो गया, कैसे उनका जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल था वो कैसे वर्क करता था। ये सारी चीजें हमने समझी थी। अब इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चंस का एंड जो बाकी चीजें मैंने आपसे पूछी हैं उनका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे ही बताओगे, ठीक है। देखो कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर आपकी जो वीकली इकोनॉमी आती थी वो आजकल नहीं आ रही है काफी टाइम से। देखो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। देखो एक्चुअल में रीज़न क्या है कि थोड़ा शेड्यूल मेरा पिछले कुछ महीनों से बिजी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा था मुझे शेड्यूल की वजह से ही, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल रहा था। बट मैं आने वाले दिनों के अंदर, मतलब विद इन 1 to 2 वीक्स, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सीरीज को मैं रिज्यूम करूँ, जो वीकली बेसिस के ऊपर हर संडे के संडे हम इकोनॉमिक न्यूज़ डिस्कस करते थे काफ़ी डिटेल के अंदर, ठीक है। तो बहुत जल्द वो स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है जी। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।